सांसद राजु विष्ट अनि विधायक निरज जिम्बा सुकेपोखरी स्वास्थ्य केन्द्रको भ्रमणमा। दार्जिलिङ सांसद राजु विष्टको पहाड़ भ्रमण अवधि दार्जिलिङ विधायक निरज जिम्बाको साथमा आज सुकेपोखरी स्वास्थ्य केन्द्र भ्रमण गरेका छन्। उनले स्वास्थ्य केन्द्रमा कर्मचारीहरूलाई भेटघाट गरी वर्तमानमा आवश्यक रहेका सामग्रीहरू प्रदान गरेका छन्। सांसद विष्टले पत्रकारहरूलाई सम्बोधन गर्दै उनीहरूले दार्जिलिङ क्षेत्रको प्रत्येक अस्पताल अनि स्वास्थ्य केन्द्रमा भ्रमण गरी आवश्यक सामानहरू प्रदान गरिरहेको बताएका छन्। उत्तर बंगालको विषयमा पत्रकारद्वारा प्रश्न गरिने क्रममा भारतीय जनता पार्टीले ढिलै भए तापनि पहाड़को निम्ति स्थायी राजनीतिक समाधान गर्ने पनि तिनले बताएका छन्। राजू जी, आज की आपने सुखिया में क्या क्या किया और किस लिए आया है यहाँ पे? देखिए, सुखिया पोखरी जब भी आता हूँ मुझे अच्छा लगता है, यहाँ की सीधे साधे जनताओं से मिल करके। और विशेष तो आप सबको पता है, कोविड का समय है, आंकड़े जरूर कम हुए हैं, लापरवाही फिर भी नहीं कर सकते। साइंटिस्ट और एक्सपर्ट ये कह रहे हैं कि तीसरी वेव भी आ सकती है, हमें सतर्क रहना होगा। हिंदुस्तान में हेल्थ का इंफ्रास्ट्रक्चर पहले प्रायोरिटी पे नहीं था, अभी तेज़ी से उस पर काम चल रहा है। देश का बजट जहाँ पहले 85,000 करोड़ था, अब जो है 2.25 लाख करोड़ हो गया है। सो प्रायोरिटी पे हेल्थ के ऊपर में काम हो रहा है। मैं भी इस क्षेत्र के सांसद होने के नाते अपने विधायक के साथ क्षेत्र के सारे अस्पताल में जा रहा हूँ। ब्लॉक लेवल पीएचसी, छोटे से छोटे सरकारी अस्पताल में भी जा कर के वहाँ की जो सुविधाएं हैं उसका जायज़ा ले रहा हूँ। सो बहुत सारी जगह पे बहुत सारी चीज़ों का अभाव है, लेकिन फिर भी इतने साल की लापरवाही उसका बहुत बड़ा कारण है। मैं दोष किसी को नहीं दूंगा, लेकिन मुझे लगता है सब पॉलिटिकल पार्टी, केंद्र की सरकार, राज्य की सरकार, सबको मिलकर के इसको ठीक करने की आवश्यकता है। उसी दिशा में आज मैं शुकिया पोखरी आया। और शुकिया के इस अस्पताल में बिल्डिंग तो नहीं है, लेकिन इसके अंदर में जिसने भी काम किया, कॉन्ट्रैक्टर ने बहुत बड़ा घपला किया है। बिल्डिंग बन के तैयार हुआ अभी 1 साल ही नहीं हुआ, लेकिन बिल्डिंग टूटने की कगार पे है। तो ये सब शिकायतें यहाँ पे डॉक्टर ने मुझे बताया। तो इसके अलावा जो है यहाँ पे जो है ब्लड सैंपल ले करके उसकी प्रॉपर जो है यहाँ पे टेस्टिंग नहीं होती, कोई लैब नहीं है, उसके लिए मुझे बताया गया। साथ ही जो स्टोर रूम की आवश्यकता है और वेटिंग एरिया की आवश्यकता है, ये सब चीज़ें मुझे डॉक्टर ने यहाँ पे अवगत कराया। तो मैंने उनको कहा है कुछ चीज़ें मैं एमपीलेट फंड से, कुछ व्यक्तिगत तौर पे और कुछ सरकार के माध्यम से कराने की मैं चेष्टा करूँगा। ये भी डॉक्टर से यहाँ पे और सारे नर्स से बात हुई है। अच्छी बात यह है कि बहुत तेज़ी से वैक्सीनेशन चल रहा है। आज देश भर में जो है वैक्सीनेशन उत्सव की तरह जो है आज कार्यक्रम चल रहा है। उसी के अंतर्गत जो है आज शुकिया में भी जो वैक्सीनेशन चल रहा है उसका भी मैंने जायज़ा लिया। सब नर्स और डॉक्टर से मिलना हुआ और 15,000 से ज़्यादा वैक्सीनेशन हो चुका है और वैक्सीनेशन अभी तेज़ी से आ रही है और कोविशील्ड वैक्सीन यहाँ पे लग रही है। और मुझे लगता है ये एक संतोषजनक विषय है। बाकी डॉक्टर और नर्स जो है बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। आज आने का पर्पस भी यही था कि उनके साथ मैं भी खड़ा रहूं और यहाँ की जनता को ये लगे कि उनके नेता लोग भी उनके साथ खड़े हैं, उनके सुख में और उनके दुख में। बेसिक पर्पस ये था। राजू जी, इस बार आपको दार्जिलिंग का दौरा कितना दिन का दौरा है आपने? देखिए, इस बार नहीं, मैं तो मुझे हमेशा पहाड़ में ही रहना ज़्यादा अच्छा लगता है। तो मैं कल ही सिलीगुड़ी पहुँचा हूँ और इससे 10 दिन पहले भी जो है मैं सब क्षेत्रों में गोरुबथान से लेकर के दर्शन से लेकर बहुत सारे क्षेत्र में घुमा था। इस बार जो है दार्जिलिंग के बहुत सारे क्षेत्र में जाने का कार्यक्रम। कल सिलीगुड़ी में जब हवाई अड्डा में आपने उतरा था, उस वक्त आपने कुछ क्वेश्चन सवाल में आपने बाईपास करके गया नॉर्थ बंगाल इशू लेकर, लेकिन आपने वहाँ पे गोरखालैंड के इशू का कोई बात नहीं हुआ। लेकिन आपको क्या लगता है, नॉर्थ बंगाल से आप तो बीजेपी का सेंट्रल कमेटी के मेंबर और वन ऑफ द मेंबर ऑफ द बीजेपी, द स्पोक पर्सन, नेशनल स्पोक पर्सन, आपको क्या लगता है नॉर्थ बंगाल और गोरखालैंड का इशू आपने किस तरीके से ध्यान से देख रहा है? आप मेरी बात अच्छे से ध्यान से सुनिएगा। जहाँ तक गोरखालैंड का विषय है, आप किसी भी गोरखा से पूछोगे वो गोरखालैंड कहेगा। और मैं आपको एक बात ये बताऊं कि भारत के संविधान ने भारत के हर एक नागरिक को ये अधिकार दिया हुआ है। और जहाँ तक भारतीय जनता पार्टी का विषय है, क्योंकि मैं भारतीय जनता पार्टी का दार्जिलिंग का सांसद हूँ, मुझे अपनी पार्टी पे गर्व है, क्योंकि मुझे
कोई झूठ बोलने की आवश्यकता नहीं है। हमारे संकल्प पत्र में 2019 में और 2021 में ये एक पॉलिटिकल इशू है, हम सब समझते हैं। ये एक लॉन्ग पेंडिंग डिमांड और इशू है, ये भी हम जानते हैं। तो लिख करके छाप करके दिया है, हिंदी में भी, अंग्रेजी में भी, नेपाली में भी उसका अनुवाद हुआ है कि स्थायी राजनीतिक समाधान हम करेंगे। और भारतीय जनता पार्टी ने जो कमिटमेंट किए थे वो हुए हैं। इस विषय में देरी जरूर हुई है, लेकिन मुझे अपने केंद्रीय नेतृत्व पर पूरा विश्वास है। मैं 2 दिन पहले भी अपने भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से मिल करके आया हूं, लेकिन आजकल बहुत सारी चीज़ें मैं सार्वजनिक करना छोड़ दिया हूं। आपने पूछ लिया तो ये बात मैं बता रहा हूं। मैं बार बार इस चीज़ को परसू कर रहा हूं कि इमीडिएटली जो है टॉक्स हो, तेज़ी से हो और इसका समाधान जल्द से जल्द हो। यही हमारी जनता की भी अपेक्षा है। और मैं इतना आपके माध्यम से कह सकता हूं, अभी कोविड संकट का समय है, अभी पीपीई की ज़्यादा ज़रूरत है, लेकिन पीपीएस यहाँ की जनता की मांग है। भारतीय जनता पार्टी ने भी कहा है, सांसद होने के नाते मेरा फर्ज है। बार बार मैं पार्लियामेंट में भी आवाज़ उठाया हूँ, आज भी उठा रहा हूँ। जितनी बार पूछोगे तो भी जवाब दूंगा। मेरा दायित्व तो है कोविड थोड़ी कम होते ही इसके ऊपर में जल्द से जल्द जो है कार्रवाई होनी शुरू हो जाए। राजू जी, पीटीएस बोलने से आपने गोरखालैंड टेरिटरी काउंसिल का बात कर रहा है, मतलब पीटीएस के बारे में? देखिए, आप अभी कोई नाम जो है टाइटल पे मत जाओ। असली बात ये है कि ये एक पॉलिटिकल इशू है और जो है हमारी जनता चाहती है कि उसका स्थायी समाधान हो, परमानेंट हो। अभी तक के जो एक्सपेरिमेंट हुए हैं, चाहे वो हिल काउंसिल था, जीटीए था, वो यहाँ की जनता के एस्पिरेशन को फुलफिल नहीं करते। इस बार जो स्थायी राजनीतिक समाधान होगा वो सॉलिड होगा, स्थायी होगा। यो पोखरेबुङ राङभाङ भेलीको एउटा 9वटा कमानले घेरेको र 3वटा बस्तीले घेरेको एउटा क्षेत्र हो। एक मात्र यो स्वास्थ्य केन्द्र आज जर्जर अवस्थामा छ, यसमा डक्टर पनि छैन। जसमा अब डागोपा डिजेसीको टाइममा यहाँ डक्टर हुनुहुन्थ्यो, त्यति बेला डक्टरहरू यहीँ बसेर ट्रिटमेन्ट गर्नुहुन्थ्यो। जब जिटिए आयो, जिटिए आएर त्यति बेला यहाँको डक्टरहरू पनि यहाँ बस्नुहुन्थेन। तब यहाँ 10 बेडको हस्पिटल पनि बनाउनु भएको छ। आज एपोइन्टमेन्ट भएर पनि यहाँ डक्टर आउनु हुँदैन, आएको छैन। यसमा तपाईँको आज भिजिटिङमा के भन्नुहुन्छ? हेर्नुहोस्, एउटा साह्रो दुःख लाग्दो कुरो हो। लगभग है, अघि तपाईँले पनि भन्नुभयो, 9वटा कमान, 2टा बस्ती, एउटा बजार है, यत्रो ठुलो एरिया, 50,000 भन्दा बेसी जनसङ्ख्या भएको यो ठाउँ, सुन्दर ठाउँ, राम्रो ठाउँमा मतलब कुनै पनि चिकित्साको व्यवस्था उपलब्ध छैन। आज हेर्नुहोस्, यो यस्तो जर्जर अवस्था छ यो एउटा अस्पतालको पनि। तपाईँले स्वयं भन्नुभयो 10 बेडको अस्पताल, तर डक्टर पनि छैन। आज नर्स दिदीहरूलाई पनि भेटेँ, साह्रै दुःख लाग्दो। यहाँ पानी पनि छैन, पानी नै छैन। अब बार बार हात धुनु भन्छ, हात केले धुनु? पानी नै छैन, डक्टर पनि छैनन्, कुनै इन्फ्रास्ट्रक्चर छैन। अनि हेर्नुहोस्, यो मतलब सरकारलाई दोष दिनुभन्दा हामीहरूका यहाँ जति पनि अहिलेसम्म नेतृत्व गर्दै आए नि नेता, उहाँहरूको पनि दोष हो। अनि हामीले प्रश्न गर्नुपर्छ। यहाँ जति पनि नेताको बाटोमा के अरे नारा लाउँदै कुद्छन्, यहाँ धेरै सांसदहरू पनि छन्, अरू पनि मान्छेहरू छन्। खोइ म निस्केर कहिले जनताको लागि काम गरेको, भिजिट गरेको देखेको छुइनँ। चुपचाप छन्। यहाँ कन्ट्र्याक्ट हुनु भने अहिले सबै हारालुस गरेर आइपुग्छन्, तर जनताका लागि या सेवाका कार्यका लागि म हामीहरूको नेता यहाँ एक्टिभ भएको यो ठाउँमा देखेको छुइनँ। यो जिटिएको फेल्युर हो। जिटिए यत्रो सालसम्म यो प्रशासन चल्यो, तर आज पनि यो अस्पतालको अवस्था यस्तो छ। तर म हेर्नुहोस्, अब ओभरअल हेर्नु भने पनि हेल्थको जुन प्रकारको इन्फ्रास्ट्रक्चर हिन्दुस्तानमा हुनु त्यो छैन। अब त्यतातिर काम अहिले भारत सरकारले गर्दैछ। अब किनकि यो हेल्थ त एउटा स्टेटको सब्जेक्ट हो। रवि पनि दिदीले भने जस्तो यहाँ पानीको व्यवस्था गर्ने, म बिएमओएच, सिएमओएच लगायत डिएमलाई पनि म कुरा गर्छु। यहाँ एउटा डक्टर कमसेकम पर्मानेन्ट डक्टर होस्, ग्रेजुअली यसको बिल्डिङको इन्फ्रास्ट्रक्चर अलिक इम्प्रुभ होस्, सानसाना पूर्जा मसिनहरू हामीहरू राख्न सकौँ है। त्यो प्रकारका सानसाना व्यवस्था जे उचित हुनसक्छ त्यसका लागि म गर्छु। आज पनि विधायक र म स्वयं यहाँ आयौँ, भिजिट भयो, आफ्नै आँखाले मैले देखेँ है। किन मान्छेले भनेको भन्दा देखेको अर्कै त्यसको अनुभव हुन्छ। यो विषयलाई लिएर म पार्लियामेन्टसम्म पनि यो मुद्दा उठाउँछु र यो क्षेत्रका लागि अस्पताल कसरी राम्रो हामीले सवार्न सकिन्छ त्यसका लागि म पहल गर्छु। आज पनि यहाँनिर हामीहरूले एउटा अक्सिजन कन्सन्ट्रेटर दिएका छौँ। आसपासका छेउछाउका जनताका लागि त्यो
खाँचो नपरोस् तर कुनैलाई खाँचो पर्दाखेरि त्यो काम लाग्छ। ओक्सिमिटर छ, अलिकति पिपी किट मास्कहरू छ है, थोरै भए पनि छ। तर भए पनि अब हेर्नुहोस्, म यहाँका जनतालाई र हामीहरूको पार्टी कार्यकर्ताहरूलाई पनि अघि एउटा सुझाव दिए, सरकारको मात्रै भरोसा गरेर नबस्नुहोस्। दिदीहरूले भने जस्तो उहाँ भोलिन्टियरको नि खाँचो छ। एटलिस्ट हामीहरूका केडरहरूले, हामीहरूका एलायन्स पार्टीका साथीहरूले अरू केही गर्न नसके पनि एटलिस्ट हामीहरूले भोलिन्टियरसिप प्रोभाइड गर्न सकिन्छ। मैले आग्रह गरेको छु, सायद उहाँहरूले गर्नु पनि हुनुहुन्छ। अब हेर्नुहोस्, अवस्था यस्तै छ। ग्रेजुअली आस्ते आस्ते हामीले यो सबै कुराहरू ठिक गर्नुपर्छ। बिग्रिँदा पनि धेरै लामो समय लाग्यो होला, सप्रिँदा नि अलिक समय लाग्ला। म त्यही नै भन्न चाहन्छु। र सर, तपाईँले अहिले भर्खर कुरा गर्नुभयो मिनिमम गभर्मेन्ट म्याक्सिमम गभर्नेन्सको कुरा गर्नुभयो, तर यसको लागि एउटा एप्लिकेसन गर्नुको लागि हाम्रो गोर्खा जातिमा चाहिँ ब्युरोक्रेट्सहरू बहुत कम्ती छ। किनकि आज हामी WBCS अपियर हुँदाखेरि हामीले मेन्स पेपर हामीले नेपालीमा लेख्न सक्दैनौँ। नेपाली एउटा 92 अमेन्डमेन्टमा एउटा अफिसियल ल्याङ्ग्वेज मान्यता दिएको थियो, र पनि आज हामीले WBCS भाइ यस्तो छ, नेपालीमा लेख्न सक्दैनौँ। यसलाई कस्तो प्रकारले उयो गर्नु? सकेसम्म मास्न कोसिस गरेको पश्चिम बङ्गाल सरकारले, CPM-ले पनि TMC-ले पनि, यी सबैका चाहिँ म एउटै समाधान देख्छु, त्यो स्थायी राजनीति छ। सर, यो विषयमा गोर्खामाथि एउटा डिस्क्रिमिनेसन भइरहेको छ, यो त कहिले जस्टिस पाउँछ? त्यही हो, गोर्खालाई यहाँदेखि खेद्ने है, हामीलाई गरिब राख्ने, हामीहरूको अवस्था खराब गराउने, यो एउटा षड्यन्त्रको अन्तर्गत यो भएको हो। त्यही भएर भारतीय जनता पार्टीले जुन स्थायी राजनीतिक समाधान छ नि, जुन लेखिदिएको छ सङ्कल्प पत्रमा, र त्यसलाई गर्छु भन्ने वचन पनि दिएको छ, त्यसका लागि म पनि लागि परेको छु। म यो सम्पूर्ण क्षेत्रका लागि PPS एउटा हामीहरूलाई यस्तो म समाधान देख्छु, किनभने भारतका संविधानले पनि हामीहरूको भाषाले मान्यता दिइसकिरहेछ, तर पश्चिम बङ्गाल सरकारले दिएको छैन। र सर, तपाईँलाई एउटा अन्तिम र प्रश्न छ। हेर्नुहोस्, यो स्थायी राजनीतिक समाधान भइसक्दा यी सबै हामीहरूका समस्याहरूको पनि समाधान हुन्छ, र स्थायी राजनीतिक समाधान अवश्य हुन्छ। यी मैले भने नि, यो मैले गर्नुपर्ने सेवाका काम म गरिरहेको छु, तर स्थायी राजनीतिक समाधान र 11 जनजातिको कुरो छ, म उठाइरहेको छु, आउँदो दिनमा पनि उठाउँछु, र कोभिड सकियोस् त्यसको टक्स पनि स्टार्ट हुन्छ। अरू भन्नुहोस्। जनताले यहाँ दार्जिलिङ पाहाडबाट 3 खेप हामीले BJP-लाई MLA बनाएर पठायौँ, योपालि कुछ हुन्छ कि भनेर नि योपालि हुन्छ भनेर सोच राखेको छौँ भन्नु हुँदैछ। तपाईँलाई हुन्छ जस्तो लागेको छ कि छैन भन्नुहोस् न, त्यो चाहिँ भन्नुहोस्। हेर्नु, जनतालाई एउटा आशा छ है, आशाले भोट पनि दिएको हो। आजसम्म के भयो भएन म त्यतातिर जान्न, तर म राजनीतिमा राजनीति गर्नका लागि आएको होइन। मैले एउटा मौका पाएँ, त्यही पनि आफ्नै जातिको सेवा गर्ने मौका पाएँ। कहाँ मणिपुरमा जन्मेको राजु विष्ट दिल्लीमा बसेर आएर यहाँ गोर्खा समाजको बिचमा बसेर सांसद भन्ने मेरो लागि गर्व कुरो हो। मेरो अरू केही उद्देश्य पनि छैन, कुर्सी पनि चाहिएन, मन्त्रालय पनि चाहिएन, XYZ केही पनि चाहिएन। तर हामीहरूका जातिले जुन दुःख पाएको छ नि, अब यो चल्दैन है। अहिले म मिठा मिठा लड्डु खाएर बोल्दैछु, कडा बोल्नु परेका दिन कडा पनि बोल्दिउँला है, तर समयले बताउँछ। अहिले अझै पनि समय छ है। अब मतलब 2 साल भइसक्यो, अझै 3 साल छ, र स्थायी राजनीतिक समाधान मेरा लागि प्रायोरिटी हो। किनभने धेरै समस्या छ यहाँ, हेल्थको छ, एजुकेसन छ, बाटो छ, नाला छ, झोडा छ, मतलब अनगिनत छ। तपाईँले गिन्दै गर्न तपाईँ 100 पनि कम परिसक्छ, त्यति छ। र यसको सबैको समाधान चाहिँ म त्यही हो, स्थायी राजनीतिक समाधानलाई देख्छु। कोभिड अलिक कम्ती होस्, झट्टै यसको टोक्स हामीहरू स्टार्ट गर्छौँ।